अब इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है। वो सुबह उठते ही पाँव पकड़कर खेलते रियाज पर झुका और उसे चेक कर रहा था। इत्मीनान से बोला। प्रिहान खामोश रही। रियाज की टांगें तेजी से चलने लगी। जोश से उठा उठाकर बेड पर मार रहा था। मेरी जान, थक जाओगे, इतना जोश दिखाने की जरूरत नहीं। उसने हंसकर अपना हाथ उसकी नन्ही टांगों पर जमाते हुए बेड से लगाया। वो कुछ देर बाद की गिरफ्त में कसमसाता सर हिलाता रहा। यकदम मुठियां भींचकर उसने जोरदार चीख के साथ बाप को हाथ हटाने का पैगाम दिया। खानजादा, जो कब से उसकी हरकतों से महजूज हो रहा था, कहका लगाकर हाथ हटा गया। वो टांगे चलाता फिर से खिलखिलाने लगा था। मेरी जिंदगी, मेरा बेटा, उसने जोश से खिलखिलाते रियाज को उठाकर सीने से लगाते फरते जज्बात से चूमा। गुलाबी नर्म गाल, नन्ही सी नाक और शहद रंग कांच जैसी आंखें और छोटी सी ठोड़ी, वो वारफ्तगी से चूमे जा रहा था और रियाज जोश से बाजू हिलाकर उसकी मोहब्बत वसूल कर रहा था। प्रिहान यकटुक दोनों को देख रही थी, आपस में गुम वो बाप बेटा। वो बाप बेटा जैसे दुनिया भुला बैठे थे। देख रही हो, रोजाना ये मुझे रोक लेता है। मेरा अब काम करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। बाहर चला जाऊं तो वापस आने की जल्दी होती है। ना ये अपने बाबा को थकने देता है और ना उदास होने देता है। सीने से लगाकर रियाज की पुश सहलाते खानजादा ने यकदम प्रिहान से अपनी फीलिंग्स शेयर की। लहजे में मोहब्बत का ठाठे मारता समंदर था और अंदाज में नरमी। रियाज नन्ही बाजू बाप की गर्दन के गिर्द लपेट कर उसके कंधे पर सवार हुआ था। प्रिहान खामोशी से उसे तकती रही। उसने रियाज को प्यार करके प्रिहान की गोद में दे दिया तो वो चौंकी। वो मुस्कुराते हुए उठकर चला गया। प्रिहान नाश्ता करते हुए भी रियाज को संभाले रही थी। हवेली वालों ने इतने वक्त बाद प्रिहान को कुछ नॉर्मल हाल में देखा था तो सुख का सांस लिया। रियाज माँ से लिपट कर यकटुक उसका चेहरा तकता रहता था और जब वो देखती तो शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लेता। हाँ, वो माँ के साथ होता, बातें करता, मगर वो जवाब नहीं देती थी और उठाती तो बिल्कुल नहीं थी। अब उठाकर सीने से लगाती थी तो यकटुक उसे तकता रह जाता था और जब वो उसे चूम कर बातें करती तो वो शर्मा जाता। खानजादा बेटे की हरकतों पर हंसता दिल से शुक्र कर रहा था। खानजादा बेटे की हरकतों पर दिल से हंसता शुक्र अदा कर रहा था। प्रिहान ने ज़्यादा देर नहीं की बेटे को प्यार देने में, मोहब्बत पहचानने में। इतनी देर नहीं की कि वो दूर हो जाता या उसे माँ की चाह ना रहती। किसी काम से जाने की तैयारी करते वो मिरर के सामने खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। उसे गोद में लिए वो फीडर पकड़े बैठी थी और वो फीडर पीता छोटा सा हाथ उठाकर बार बार प्रिहान के गाल पर रखता और फिर मुस्कुरा कर हटा लेता। वो गहरा सांस भरकर बाल ब्रश करने लगा। ये मंजर दिल को इतने भा रहे थे कि आज वो सब काम भुलाए दिन चढ़े अभी तक हवेली में मौजूद था। मोबाइल पर आती अदब खान की कॉल पर परफ्यूम स्प्रे करता रुका और कॉल अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। आगे से जो उसने इत्तला दी वो थम सा गया। बेसाख्ता प्रिहान के चेहरे पर फैली उदास मुस्कुराहट को देखा। वो बंदा अभी कहाँ है? पूरी तफसील सुनने के बाद उसने आवाज़ धीमी रखकर सर्द संजीदगी से सवाल किया। चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। सामने है खानजादा साहब, जैसे आपका हुक्म होगा वही करूँगा उसके साथ। अदब खान ने निहायत मुअद्दब लहजे में बताया। बांध कर रखो, आ रहा हूँ मैं अदब खान। ये नुकसान कम नहीं कि इसने बुरी नज़र डाली हमारी इज्जत पर। ड्रेसिंग रूम में जाकर आहिस्तगी से हुक्म दिया और कॉल काट कर वेस्ट कोट पहनी, कंधों पर शॉल रखी और बाहर निकला। बेड पर प्रिहान के पास जा बैठा। प्रिहान, मुझे किसी ज़रूरी काम की वजह से शहर जाना पड़ेगा अभी, जाने कब तक वापसी हो ये ठीक है, मगर फिर भी ख्याल रखना और याद से वक्त पर मेडिसिन देती रहना। इसका ख्याल रखने वाले हवेली में चाहे सब हैं, मगर तुम जानती हो माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। वो नरमी और अपनायत से बोला तो उसकी गोद में सो चुके रियाज के गाल सहलाते उसने उसके हाथ की तरफ इशारा किया जिसमें वो उसकी शर्ट के गले को मजबूती से थामे हुए था। वो जानता था अभी वो जब नन्हा गुड्डा उठेगा तो हवेली के हर फर्द को अपना खूब वक्त देगा और हर गोद में जाएगा और इंजॉय करेगा। लेकिन वो चाहता था इस तमाम दौरानिए में प्रिहान भी उस पर तवज्जो रखे, वक्त पर खुद मेडिसिन दे। ये उसकी जिम्मेदारी थी और उसे संभालनी चाहिए। प्रिहान ने रियाज का हाथ देखा और उसकी थकन का सोचकर नरमी से उसकी मुट्ठी खोलकर अपने हाथ में थमते हुए उसके पेट पर उसका हाथ रख दिया। अपना भी ख्याल रखना मेरी जान। उन दोनों को देखकर इत्मीनान से वो मुस्कुराया और प्रिहान की पेशानी पर मोहब्बत से लब रखकर भारी लहजे में हिदायत दी। वो सर उठाए बिना रियाज को देखती रही। अब वो बात करती ही कब थी? खानजादा से तो उसने बात करना ही छोड़ दिया था, मगर रुखसारों पर फैलती हल्की सुर्खी ने खानजादा को जवाब। वो झुककर नींद में पड़े रियाज की छोटी सी नाक पर मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर वहां से निकल गया। खानजादा और मूसा दोनों सोफे पर बैठे थे। सामने बेड पर पूर्वा सो रही थी। पूरा वजूद कंबल में ढड़का था, बस चेहरा निकला हुआ था।
कदरे जर्द और कमज़ोर सा। उसके पास ही बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा ईसा, उसका सर झुका हुआ था। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी और खामोशी थी। जिस वक्त गार्ड समेत खानजादा की गाड़ी हदीर विला में पहुंची, एन उसी वक्त बौखलाया हुआ सा मूसा भी वहां पहुंच गया था। ऑफिस से आ रहे हो? किसने बुलाया? खानजादा ने अंदर बढ़ते हुए साथ चलते मूसा से सवाल किया। ईसा ने बताया, पुरवा का। तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मीटिंग में था, फ्री होते यहाँ आ गया। मूसा के लहजे में बरादराना शफकत और फिक्र थी। अब वहाँ बैठे हाल हवाल लेकर उसे तकते खामोश थे सब। चेकअप करवा चुके हो ना? मूसा ने पूछा। जी हाँ। वहाँ से आते ही ईसा धीरे से बोला, ये ठीक है, ये ठीक है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? खानजादा ने इशारों कनायों में सवाल किया। ठीक है, बच गई है, लेकिन ज़हनी दबाव और खौफ से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा है बेहतर हो जाएगी। ईसा ने गहरा सांस भरकर तफसील से आगाह किया। खानजादा और मूसा ने सुकून का सांस लिया। प्रिहान को भी नहीं बताया मैंने, उसे ले आऊँगा तो। खानजादा अभी बोल रहा था कि ईसा ने टोका। अभी मत लाएं, मेंटली डिस्टर्ब है ये, वो भी अपसेट होंगी। मिलने का बता दें, कहेंगी तो वीडियो कॉल पर दिखा दूंगा, या अभी बताएं ही नहीं। ईसा की बात पर उसने गहरा सांस भरकर पूर्वा को देखा। संभाल लोगे अकेले? सवाल किया। शायद इम्तहान ले रहा था, आजमा रहा था। संभाल लूँगा, कुछ दिन दें। वो मजबूत लहजे में बोला तो उसने सर हिलाया। ऑफिस मत आना कुछ दिन, पूरी तवज्जो दो। मूसा ने भी नरमी से समझाया तो वो सर हिला गया। कोई सवाल मत करना ईसा, कुछ मत पूछना बस। खानजादा ने कुछ तवक्कुफ के बाद आहिस्तगी से, पागल लगता हूँ क्या? मेरे लिए इतना काफ़ी है कि अब ये मेरे पास है। वो खफगी से खानजादा को देखकर बोल रहा था। मूसा और हदीर बेसाख्ता मुस्कुराए। मुझे तो तुम भी बड़े बुरे हालों में लग रहे हो, सोए नहीं हो क्या रात भर? मूसा ने बगौर उसकी बिखरी हालत का जायज़ा लिया। स्याह लिबास में बेशुमार सिलवटें आ चुकी थी, बिखरे बाल बिखरे हुए थे, आंखों में सुर्खी और चेहरे पर थकन। वो नफ़ी में सर हिला गया। रेस्ट करो, अब खबर देते रहना। खानजादा हिदायत देते उठ खड़ा हुआ। मूसा भी उठा, उसके पास रुका और नरमी से गाल थपथपाया उसका। वो समझ सकता था कि किस मुश्किल से गुजरा है ईसा भी। कोई भी ज़रूरत हो बताना ईसा, प्यार भरे लहजे में कहा और वो बाहर निकल गया। उसे ऑफिस वापस जाना था शायद। खानजादा ने एक नज़र उस पर डालकर पलटने की तो ईसा ने उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर रुका और उसे देखने लगा। जब मैं वहाँ गया था ना लाला, वो इसका लिबास फाड़ चुका था। उसे माफ़ मत कीजिएगा और अगर नर्म पड़े तो मेरे हवाले कर दीजिएगा। वो सर्द लहजे में बोला, आवाज़ हल्की थी। वो मंजर बताते हुए अल्फाज लड़खड़ाए थे उसके मुंह से। खानजादा ने लब भींच लिए। मुझ पर छोड़ दो। उसका कंधा थपथपाकर उसने कहा तो वो उसके गिर्द बाजू फैलाता उसके सीने पर माथा टिका गया। उसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा करते खानजादा ने नरमी से उसका सर थपथपाया। सीने पर महसूस होती नमी बढ़ गई। ईसा सिसक उठा था। जब अपनी इज्जत को ऐसे हाल में देखा जाए तो गैरतमंद मर्द रो ही पड़ता है। बेबसी और कुछ हो जाता का चौके लगाता ये एहसास कुछ देर के लिए हवा से उड़ा देता है। हदीर के सीने से लगकर उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली थी। जब उससे दूर हुआ तो पुरसकून था, मजबूत लग रहा था। इतना तो संभल ही गया था कि पुरवा को अब संभाल सके। खानजादा उसी खामोशी से वहाँ से निकलता अदब खान की बताई लोकेशन पर पहुँच गया। जबड़े ऐसे भींचे हुए थे कि चेहरे के नकूश तन गए थे। उसके बाद जो अंजाम अदम शाह का तय पाया था, उसके 14 तवक रोशन हो गए थे। 3 दिन उसकी किसी को खबर नहीं मिली और जब वो मिला तो उसके हाथ पांव सलामत नहीं थे, जुबान गूंग थी। और सबसे बड़ी अजियत उसके लिए ये थी कि उसका हाल किसने क्यों किया ये तक बताने के काबिल नहीं रहा। आयरा की सोच ईसा खान पर जा टिकी थी। आखिरी बार अदम शाह का पूछने वाला वही था। जब पूछ रहा था उजलत में था, जैसे बहुत ज़रूरी काम जल्द अज जल्द निपटाना। उसके बाद अदम शाह की गुमशुदगी और फिर मिलने पर ये हालत। उसे यकीन था इस सब में कहीं ना कहीं ईसा खान का हाथ है, मगर क्यों? ईसा खान, क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? उसने ईसा को मैसेज किया तो उसे यही लगा कि वो नज़रअंदाज करेगा या साफ इनकार कर देगा। ज़रूर, तुम्हें तुम्हारी जल्दबाजियाँ और जज्बाती फैसले का अंजाम दिखाना चाहता हूँ। एड्रेस भेजूंगा, मिलने आ जाना। ईसा का जवाब और उसके अल्फाज उसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स थे। वो ठिठक कर रह गए। किस फैसले की बात कर रहा था वो? ईसा खान से बिना पूछे मोहब्बत करना, उसके पीछे पीछे जाना, या फिर भरी यूनिवर्सिटी में उसकी ज़ात का तमाशा बनाना, या फिर अदम शाह से शादी का फैसला जिस पर वो अब तक मुतमईन नहीं हो पाई थी, जिससे वो खुद भी उकता चुकी थी, बेजार हो चुकी थी पूरी तरह से। वो सिर्फ सोचती रह गई। वो थोड़ी सी नींद लेकर जागा तो पूर्वा सो रही थी। गर्म पानी से शावर लेकर वो बाहर निकला। जीनत रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी। लाउंज में उसके बच्चे नीचे बैठे खेल रहे थे। कुछ चाहिए छोटे खान साहब? उसे देखकर वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़कर पूछने लगी। एक कॉफ़ी का कप दे दो मुझे। और खाना बनने में कितनी देर है?
पूर्वा ने सुबह भी कुछ नहीं खाया। वो आहिस्तगी से बोलता उसके बच्चों को देख रहा था। पूर्वा की थोड़ी बहुत टेंशन तो थी, मगर अब दिल में सुकून सा उतर आया था कि वो उसके पास है। जब उसे लाया था तब वो होश में ना थी। डॉक्टर ने चेकअप करके बता दिया कमज़ोरी है और ज़हनी दबाव भी। जब वो जागी तो हवास बेदार नहीं थे, रोती जा रही थी और बुड़बुड़ाती जा रही थी। ज़बरदस्ती उसे दूध पिलाकर ईसा ने मेडिसिन देकर सुला दिया। उसे खौफ सा महसूस हुआ कि अगर ऐसी ही हालत रही पूर्वा की ज़हनी तो पागल हो जाएगी वो उसे कैसे संभालेगा। उसने होश में आकर भी ना आंखें खोली थी, ना कुछ सुनने को तैयार थी। यकीनन ज़हनी तौर पर अभी वहीं अटकी हुई थी वो। जीनत ने फुर्ती से कॉफ़ी बनाकर मग उसे थमाया तो वो सोचों से निकला और तशक्कुर से सर हिलाया। खाना बस बन चुका, पुलाव दम पर है छोटे खान, अब गुड़िया को तब तक जगा दे। वो इत्तला देकर पलटी और तेज़ी से सलाद तैयार करने लगी। वो सर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल हुआ तो ओसान खाता हुए। वो जाग चुकी थी मगर गठड़ी बनी बुरी तरह रो रही थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। उसके रोने और बुड़बुड़ाने की आवाज़ दरवाजे से ही वो सुन चुका था। फ़ौरन आगे बढ़कर मग टेबल पर रखा और उसके पास पहुंचा। पूर्वा, मुझे देखो, मैं हूँ ये ईसा, ईसा हूँ मैं, आंखें खोलो। उसके गिर्द बाजू फैलाता उसे उठाते हुए उसने अपने सामने किया। नरमी से पुकारता जा रहा था, बिखरे बाल समेटता जा रहा था। पूर्वा जाने पहचाने लफ्ज़ और आवाज़ पर शिद्दत से मिची आंखें खोलकर उसे देखने लगी। ईसा जी। हवास बेदार होते ही उसने सिसकी भरकर उसे पुकारा और उसके गिर्द बाजू फैलाकर उससे लग गई। ईसा को यकीन नहीं आया वो वही पूर्वा है। बाहर की दुनिया ने उसे इतना सहमा दिया था कि वो किसी अपने को देखते ही उसमें पनाह ढूंढने को मचल उठी। जी ईसा की ज़िंदगी, मेरी जान, मेरा सुकून। वो उसके गिर्द बाजू लपेट कर उसे खुद में भींच गया। पूर्वा की पुकार में महसूस होने वाला मान और अपने सीने से लगाकर उसका नाजुक वजूद उसे खुद से लगाए नरमी से सर पर हाथ फेरता रहा और वो मुट्ठियों में उसकी शर्ट मजबूती से जगड़े पूरी शिद्दत से रोती जा रही थी। उसने रोने दिया। जानता था इस बार आंसू खौफ के नहीं है, शायद इन सब अजियतों पर बहा रही है जो वो झेल चुकी है। इतना वक्त अकेली कैसे रही होगी, सोचने की ज़रूरत ही ना थी। कुछ देर धुआंधार रोने के बाद वो ज़रा थमकर सिसकियाँ भर रही थी। सब ठीक है, अब सब ठीक है, वो नरमी से बोला तो उसकी भींची हुई मुठ्ठियाँ ढीली हुई। आहिस्तगी से सर उठाकर ईसा के चेहरे पर नज़र डाली। मेहरबान मुस्कुराहट लिए वो उसके आंसू साफ करने लगा। न सवाल, न कोई गिला, न डांट, न डपट। उसने तो नाराज़गी तक जाहिर नहीं की और पूर्वा को लगा कोई उसे अपनाएगा नहीं। उसकी आंखें तेज़ी से भीगने लगीं। दुनिया ने ठोकरों की ज़द पर रखा था। जब हर रात हर आहट पर सहम जाती और कोई तसल्ली देने वाला ना होता, तभी कद्र होने लगती थी सबकी। तभी समझ आ गई थी कि एक औरत के अल्फाज पर उसने 10 लोगों की मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया था। आओ खाना खाएं, भूख लगी है। उसके चेहरे पर झुककर उसकी पेशानी को अपने नर्म लब से नवाजता हुआ अपनायत से पूछने लगा, भूख लगी है। वो बोलते बोलते रो पड़ी। दिल भर आया। जब रो रो कर नफ़रतें और सख्तियाँ सही हो ना, फिर कुछ अरसा नर्म लहजे और मोहब्बतें भी रुला देती हैं। दिल में दो जज्बे एक साथ रूनुमा होते हैं। दुख ये कि काश जो सब झेला था वो ना होता। तशक्कुर ये कि मोहब्बत और नरमी शुक्र है मिली तो सही। रोना बंद करो पूर्वा, सर दर्द करेगा तुम्हारा। बर्दाश्त से क्यों ज़्यादा थका रही हो खुद को? क्यों खुद को थका रही हो अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा? जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाता हूँ। उसके आंसू साफ करके वो मोहब्बत से बोला, लहजा ऐसा मेहरबान के समाते सुनने को जिद करें। पूर्वा ने सर हिला दिया मगर मुतज़ब्ज़ब सी बैठी रही। वो उठने लगा तो बेसाख्ता उसकी शर्ट फिर से पकड़ गई। आप नहीं जाएं, वो आ जाएंगे फिर से, पुलिस ले जाएगी मुझे, वो अंकल ले जाएंगे। वो दरवाजे को तकती खौफ की शिद्दत से कपकपा कर बोली। रंगत जर्द पड़ने लगी थी। अकेले होने का सोच कर ही दिमाग सुन्न होने लगा था। उसकी शर्ट फिर से वो पकड़ गई थी। उसका बस चलता तो ईसा के हिसार में कैद होकर किसी ऐसी गार में छुप जाती जहाँ से रोशनी को भी आने का रास्ता ना मिले। ईसा कुर्बज़दा सा उसे देख कर रह गया। नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। फिर से बैठता वो उसे खुद से लगा गया। उसे लगा था चंद दिन में संभाल लेगा। अब एहसास हो रहा था कि खौफ उसके अंदर पंजे गाड़ चुका है। वक्त लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ईसा जी, वो अंकल, वो भर रही आवाज़ में बोलने लगी जब ईसा ने उसका सर थपथपाया। सब भूल जाओ पूर्वा, मैं तुम्हारे पास हूँ। अब कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। किसी की हिम्मत नहीं कि अब तुम्हें देखे या छुए। तुम अकेली नहीं हो। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता नरमी से बोला,
अचानक दरवाजे पर होती दस्तक पर उसे झटका लगा। वो आ गए, पुलिस आ गई, मैं ड्रग्स नहीं लेती, मैं क्लब्स नहीं जाती। वो यकदम हवास खोती बुरी तरह चीखने लगी। ईसा घबरा गया। दरवाजे पर जीनत भी बेसाख्ता खड़ी अंदर दाखिल हुई। पूर्वा, कोई नहीं है, वो देखो जीनत है, तुम अब हॉस्टल में नहीं हो। उसे कंधों से थाम कर अपने सामने करता वो वजाहतें देता अजियत में मुब्तला हो गया। पूर्वा भारी होता सर और भीगी आंखें लिए खौफ से पलट कर जीनत को तकने लगी। वो ज़रा होश में फिर ज़रा होश आया, दिमाग जागा तो सिसक कर रगड़ती, आंखें रगड़ती रोने लगी। फिर से रो रो कर थक गई थी, फिर भी रोना आए जा रहा था। जीनत, खाना यहीं ला दो, तुम और बच्चे खा लेना बाहर। ईसा ने सर दाब भरते हुए जीनत को कहा तो वो सर हिलाकर चली गई। हाथ बढ़ाकर पूर्वा को खुद से लगाया, आंखों को रगड़ते हाथों को थाम कर उसकी भीगती आंखों को नरमी से छुआ। पूर्वा, डरो नहीं, अब तुम घर में हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। बाहर गार्ड्स हैं, पुलिस या कोई भी यहाँ नहीं आ सकता, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा अब। दोनों हाथों के प्याले में उसका चेहरा भरकर वो पूरी तवज्जो से बोल रहा था। रो रो कर गुलाबी और सोजिश ज़्यादा होती आंखों पर नरमी से अंगूठा फेरता सहलाने लगा। पूर्वा गहरे गहरे सांस भरती अब उस ख्वाब से जागने की कोशिश कर रही थी। कितना बदल गई थी वो। चलो फ्रेश हो जाओ, देखो अपनी हालत, इतनी बीमार लग रही हो। नरमी से बोलकर वो उठा और उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। वही पुरानी ड्रेसिंग थी, ट्राउज़र शर्ट और ईसा की न्यू हुडी। मगर पूर्वा बेतमाद से खड़ी नहीं हो पा रही थी। चौंक चौंक कर यहाँ वहाँ देखती और खुद में सिमट सिमट जाती। उसे पकड़कर वो वॉशरूम ले गया। पानी खोलकर उसे इशारा किया मगर वो गर्म पानी से मुंह पर छपाके मारती जा रही थी। चेहरा, बाल और गिरे बांध के साथ साथ बाजू तक भिगो डाले। टॉवल उठाकर उसकी तरफ पलटते ईसा को आगे बढ़कर उसे रोकना पड़ा। पागल लड़की, नहाना है तो सीधा बताओ, पूरा भीग कर खड़ी हो गई हो। अपने सामने उसे करता वो उसे घूर कर बोला तो वो मासूम सूरत बनाती उसे देखने लगी। ऐसा करो, शावर ले लो, मैं तुम्हारा ड्रेस निकाल देता हूँ, तुम फ्रेश फील करोगी, ओके। वो कुछ सोचकर उसकी हुडी उतारते बोला। पूर्वा ने फर्मा बरदारी से सर हिलाया और हुडी लेकर वो बाहर निकल आया। जल्दी निकलना, 5 मिनट है तुम्हारे पास। गर्म फूल की घुटनों तक आती शर्ट और जीन्स निकाल कर वॉशरूम में हैंग की और ताकीद करके बाहर निकल आया। जीनत टेबल पर खाना लगा रही थी और वो वहीं सोफे पर टिक गया।